नमस्ते साथियों, गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हो बताइए। आज अपन इस पाठ को थोड़े आगे की ओर ले चलेंगे। तो इस पाठ का नाम रहेगा संविधान क्यों हुआ कैसे, जिसमें कल अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। हालांकि आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्या है। ये आप हेडिंग डालो, संविधान की आवश्यकता क्या है, फिर हेडिंग रहेगी अपनी ये संविधान के कार्य क्या हैं। तो इसमें पहला टॉपिक ये देखो, संविधान की आवश्यकता, कि हमें भाई संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप देखिए इसमें संविधान की पहला पॉइंट देखिए, इसमें देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी कि देश में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाएगी, इनके कुछ नियम बनाए गए अंदर। फिर अगला देखो, लोगों में तालमेल बैठाने के लिए व भरोसा उत्पन्न करने के लिए, लोगों में तालमेल बैठाना व इस संविधान के माध्यम से भरोसा उत्पन्न करना कि भाई हाँ, हम ये आपको संविधान के माध्यम से ये उपलब्ध करवा सकते हैं। जबकि फिर देखिए तीसरा पॉइंट, देश में निर्णय निर्माण की शक्ति के लिए, देश में किस प्रकार के निर्णय होंगे, भाई निर्णय लेगा कौन और किस प्रकार के निर्णय लेगा तो उनका निर्माण कौन करेगा, इनकी शक्ति है वो संविधान के पास है। किन के पास है? संविधान के पास। शक्ति है। सरकार की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी ताकि सरकार निरंकुश न हो सके। अब अगला पॉइंट देखो आपकी, सरकार की सीमाओं को निर्धारित करना है। सरकार की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए भाई सरकार हाँ यहाँ तक काम कर सकती है, लोगों के यहाँ तक में काम कर सकती है, हाँ इससे अधिक हो तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन यहाँ तक हो, ऐसी सीमाओं का निर्धारित करने के लिए, किनका? सीमाओं का निर्धारित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि सरकार निरंकुश न बन सके। हाँ, निरंकुश का ये है कि सरकार जनता पर कुछ ऐसे कार्य ना करे जिसके जनता के हित में ना हो। तो निरंकुश का अर्थ ये हो गया। फिर आप ये हो गया, आवश्यकता हो गई, ये आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर आप हेडिंग डालो, संविधान के कार्य है क्या, संविधान के कार्य है क्या, संविधान के कार्य। तो पहला कार्य देखो, संविधान का कार्य क्या है, जिसमें रहेगा अपना पहला पॉइंट देखो, ये रहेगा संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाना जिसके समाज के सदस्यों के मध्य न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। यानी ऐसा एक संविधान है ना, तो संविधान एक ऐसा हमें बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाए जिसके माध्यम से सदस्य समाज के न्यूनतम समन्वय बना रहे। कैसा न्यूनतम समन्वय बना रहे, वह विश्वास बना रहे। हाँ, कि संविधान ये है, ये कर सकता है, ये हमें उपलब्ध करवा सकते हैं, तो लोगों में इसके प्रति विश्वास बना रहेगा कि हाँ ये हो सकता है। फिर अगला पॉइंट देखो कि संविधान का दूसरा कार्य क्या है। संविधान का दूसरा कार्य, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। हाँ, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, ये संविधान का दूसरा कार्य है। कि संविधान समाज है, इस समाज में निर्णय कौन लेगा, ये निर्णय लेने की शक्ति होगी किसके पास, तथा सरकार का निर्माण को कैसे होगा। हाँ, कि समाज में निर्णय की शक्ति किसके पास है, वह सरकार का निर्माण कौन करेगा, वह संविधान का ये दूसरा कार्य है। पहला कार्य तो ये हो गया ऊपर वाला, और सेकंड कार्य अपना ये रहेगा कि संविधान सरकार है वो उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, ये संविधान में उल्लेख है। इस संविधान में ये नियम बना रखे हैं पहले से एक बुनियादी ढांचे के रूप में कि सरकार का निर्माण कौन करेगी, सरकार किस प्रकार उनका चुनाव होगा, निर्वाचन उनका किस प्रकार होगा। फिर इस संविधान का तीसरा कार्य देखो, सरकार द्वारा अपने नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए ताकि सरकार उसका उल्लंघन न कर पाए। यानी कहने का अर्थ है, सरकार अपने नागरिकों पर, यानी किसी देश के जो नागरिक हैं उनके लिए लागू किए जाने वाले कानून
लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा बनाए। हाँ, कुछ सीमा बनाए कानूनों का भी, ये भी ऐसे ना हो कि ऐसा एक कानून बना दिया जिसके माध्यम से लोगों का प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे अपने जो लोगों के हित में है ना, वो अधिकार दे रखे हैं संविधान में जो अधिकार है ना, अधिकार ये लोगों को समर्पित है, तो ये लोगों के हित में ही। तो ऐसी सीमाएं बनाए ताकि सरकारें उसका उल्लंघन ना करें। हाँ, सरकार उनका उल्लंघन ना करे। तो आप एक बार इनको उतारिए पूरा, फिर अगले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक बार ये उतारिए संविधान का कार्य 3 हो गया, फिर अपन पढ़ेंगे स्वतः कार्य है क्या। अब देखिए, हाँ, तो अपन 3 कार्य संविधान के पढ़ लिए थे। अगला कार्य है 4 नंबर कार्य, तो संविधान का स्वतः कार्य है क्या, वो आगे अपन देखें। संविधान को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आवश्यकताओं को पूरी कर सके तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी कर सके। भाई कि संविधान है वो सरकार को भी ऐसी क्षमता प्रदान दे, ऐसी शक्ति प्रदान करे जिसके माध्यम से जनता की आवश्यकता पूरी करे। अब सरकार है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट बन जाती है तो उनको संविधान के तहत उनको कुछ नियम दिए गए हैं कि भैया आप इस नियम के तहत इस जनताओं का आप इस प्रकार कल्याण करेंगे, तो जिससे वह जनता की आवश्यकताओं को पूरी करे, जनता की आवश्यकताओं को पूरी करे, न कि किसी और की, जनताओं को आवश्यकताओं की पूरी कर सके तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी करे। हाँ, जनता की आवश्यकताओं को पूरी करे, साथ ही साथ न्यायपूर्ण समाज की भी स्थापना करे। भाई समाज में इस प्रकार ये नियम होना चाहिए। तो ये अपन ने पढ़ लिया है। फिर आगे एक टॉपिक है, वो देखो कि संविधान की विशेषता क्या है। विशेषता संविधान की लिखनी है ना, संविधान की विशेषता है क्या। क्या है भाई, संविधान में किस प्रकार की विशेषता रहेगी, वो आगे अपन पूरी डिटेल के साथ देखेंगे, है ना। तो 1 नंबर लगाकर देखेंगे धीरे धीरे सबको। हाँ, तो आगे हम देखेंगे संविधान की विशेषता की। भाई संविधान की विशेषता है क्या, किसमें किस प्रकार की हैं। तो पहली विशेषता रहेगी, संविधान जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा है, वह लिखित है, वह निर्मित भी किया गया है। भारतीय संविधान लिखित। फिर अगली संविधान की विशेषता रहेगी, संविधान को सर्वोच्च माना गया है जिससे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चलाया जा सके। जैसे कि संविधान को सर्वोच्च माना गया है जिससे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो केंद्र में जो होगी, राज्य में क्या होगा, केंद्र में क्या होगा, और जो पंचायत लेवल है उस पर क्या होगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चलाया जा सके। फिर तीसरा कार्य रहेगा, तीसरी विशेषता रहेगी संविधान की, संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है जिससे सरकार के अंग हैं, जिसमें सरकार के अंग भी हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इनको डिटेल से बाद में इनकी टॉपिक पर बात होगी ना, तब इनको पढ़ लेंगे। अब एक बात इनको देख लो, व्यवस्थापिका है जिसमें वो संसद वाला टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। संसद में कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका में भी पूरा पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल हैं, इसमें पूरा आ जाएगा। और न्यायपालिका में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये पूरे ब्लॉक कोर्ट, ये भी आ जाएगा। फिर आएगा चौथी विशेषता, संघात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय हो, यानी उनका तालमेल हो। संघात्मक जो केंद्र पर होगी, संघात्मक का अर्थ क्या है, पहले वो समझो कि संविधान है और संविधान के माध्यम से एक केंद्र होगी और एक राज्य सरकार होगी, 2 सरकार होगी।
केंद्र सरकार भी किस पर अधिकार करेगी? जनता पर करेगी, ये जनता। और राज्य सरकार बनेगी, ये भी किस पर अधिकार करेगी? जैसे किस पर कार्य करेगी? जनता पर, तो ये जनता। यानी संघात्मक हो शायद एकात्मक हो, आखिर कहाँ पर आकर रखती है? जनता पर। एकात्मक का मतलब है संविधान है, संविधान के माध्यम से केंद्र सरकार बनेगी, फिर राज्य की बनेगी। अब इस संविधान के माध्यम से केंद्र की और इस संविधान के माध्यम से राज्य सरकार बनी। दोनों सरकार तो बन तो गई हैं, लेकिन ये दोनों सरकार अपना आधिपत्य किस पर जमाएगी? जनता पर जमाएगी। और फिर आगे देखिए 5वीं विशेषता संविधान की, लचीलेपन और कठोरता का समन्वय भी है। लचीलेपन का मतलब ये है कि संविधान ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें ये प्रावधान हो गया, अब इनका कोई आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये तो है नहीं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। कठोरता का अर्थ है कि जो संविधान में कुछ ऐसे नियम भी हैं तो उनका नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, अगर की तो उनके प्रति आपको दंड भी मिल सकता है कानूनी रूप से। लचीलेपन यानी कोई भी संविधान, मानो कोई अब जैसे कि 31वां जो संविधान संशोधन किया, हमारे जो आर्टिकल 31 हैं, ये पहले बना लिए इनको इंदिरा गांधी सरकार ने, लेकिन बाद में इनको रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, संविधान से भी हटा दिया। तो ये तो है नहीं जो एक बार प्रावधान कर दिया वो लागू होगा, नहीं, समय के साथ उनको परिवर्तन करना जरूरी है। नहीं तो पहले किसी को मान लो कि सरकार जब बनी, यानी 1952, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में ये संविधान का निर्माण है जो उनका प्रोसेस शुरू हुआ, तो उनके बाद में जो प्रावधान किए, जैसे कुछ निम्न वर्ग के जाति के लोग हैं, जैसे SC ST के लिए अलग से प्रावधान की, तो उनको बोला कि भाई ये तो है नहीं कि तुम यहाँ तक सीमित रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो समय के साथ वो अपने विकास दर को बढ़ाते गए, तो उनको कुछ ऐसे कैटेगरी में भी शामिल कर दिया कि उनको भी अब भाई ये ना मिले, जैसे APL हैं, BPL हैं, तो ये विकसित हो ना, तो धीरे धीरे जैसे APL से कैटेगरी से निकाल कर BPL में डाल देते हैं, इस प्रकार। ये एक छोटा उदाहरण है आपके सामने, आप नंबर और ऐड कीजिए। फिर आगे देखिए 7वां सट्टा विशेषता है क्या? भारतीय संविधान में भारतीय न्यायपालिका एकीकृत व स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में, यहाँ संविधान लिखना, आप ऐड कर देना संविधान, मैं भूल गया, सॉरी, संविधान। भारतीय संविधान में न्यायपालिका एकीकृत व स्वतंत्र हो। न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र का इसका अर्थ है क्या? न्यायपालिका एकीकृत यानी स्वतंत्र हो। न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये आएगी। तो ये अगर स्वतंत्र है नहीं, अगर नहीं हुई तो किसी के जैसे डिसीजन सुनाएंगे ना, निर्णय, तो वो किसी के पक्ष में ना सुनाए, ये स्वतंत्र है, तभी निर्णय स्वतंत्र आते हैं। अन्यथा इसमें किसी का हस्तक्षेप होता ना, तो ये निर्णय स्वतंत्र नहीं होते, क्यों? किसी के पक्ष में सुना देते या विपक्ष में सुना देते, इसी कारण ये नहीं होते। हाँ, हालांकि हमारे जो ये स्वतंत्र है न्यायपालिका, भारतीय संविधान में, अगला देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं वो भी देख लीजिए, संविधान के तहत क्या हो सकता है। तो आपातकाल प्रावधान है। अब ये आपातकाल प्रावधान कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। जब अपन राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब इन विस्तार से चर्चा कर लेंगे। मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार, ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ना, ये 12 से लगाकर 32 नहीं 35 तक है ना, 35 तक इनका भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो इनके तहत लोगों को प्रावधान दिए गए कि भाई इसके तहत आप लोगों को ये करना है, अगर आपके अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका के समक्ष पेश होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर यहाँ न्याय ना मिले तो इससे यहाँ भी आपको लगे कि हाँ मुझे न्यायपूर्ण अभी संतुष्ट नहीं है, तो आप इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में पेश कीजिए, ये आपका अंतिम निर्णय होगा। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं?
कुछ नहीं कर सकते। जो ये देंगे ना वो लास्ट डिसीजन होगा आपका। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के हित में नहीं है, जबकि ये लोगों के हित में है। तो ये राज्य के हित में ना होकर लोगों के हित में है। जैसे जिस प्रकार की नीति बना दी है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को लागू करना राज्य पर डिपेंड कर दिया कि आप इसको लागू भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो ये इतने संविधान में पॉपुलेशन नहीं है इनकी, जबकि इनकी इतनी है। फिर है नीति निर्देशक तत्व, यानी इसको कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मूल कर्तव्य, हाँ हमारे मूल कर्तव्य हैं क्या? तो इसको मूल कर्तव्य आप पढ़ते हो तो अपने जो एनसीईआरटी बुक हो, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोई भी हो, उसमें पहले ही पेज पर इस मूल जो कर्तव्य हैं वो छपा है। उनको पहले प्रावधान में नहीं थे, तो प्रावधान में इनको लाने के लिए यानी इनका क्रियान्वयन करने के लिए धरती पर इनको किताबों पर छपाई। तो उनका धीरे धीरे लोगों ने पालन करने लगे, पहले पालन नहीं करते थे। तो उसने सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी, उसको इसने बुक पर छपाई। फिर है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार ये क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार है कि जो 18 अबो हैं, 18 वर्ष है ना, इससे प्लस लोग हैं ना, ये अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। वैश्विक मताधिकार है, वैश्विक मताधिकार, मत यानी वोट, अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार, वैश्विक मताधिकार। इसकी सर्वप्रथम अगर पूछे कि मांग किसने की, तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू करते इसकी मांग, वैश्विक मताधिकार। अब 7 हो गया, 8वीं विशेषता यहाँ लिख रखी है। देखो कि भारतीय संविधान में समानता है, कौन कौन से शब्द हैं जो ऐड किए गए हैं? समानता है, स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्षता है, गणराज्य है, अखंडता है, न्याय है, बंधुता है, समाजवाद है, लोकतंत्र है, जैसे शब्दों का भी वर्णन मिलता है हमें। तो इनके बारे में भी थोड़ा आगे देखेंगे कि भाई पंथ निरपेक्षता क्या है, समानता, स्वतंत्रता, गणराज्य किसे कहते हैं, अखंडता है क्या, लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, बंधुता क्या है। इनकी समय के साथ सबकी व्याख्या कर देखेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।